नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। सीएम नायब सैनी ने दूसरी बार हरियाणा का बजट पेश कर दिया है। पिछली बार की तरह इस बार के बजट में भी बढ़ोतरी देखी गई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री 2,23,658 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बता दें, पिछले बजट की तुलना में 10.28% ज्यादा है। सीएम ने अपने 3 घंटे 10 मिनट के लंबे बजट भाषण में हरियाणा के हर वर्ग हर क्षेत्र को साधने का प्रयास किया है। सीएम ने हरियाणा के बजट में किसान, महिला, युवा, छात्र, खिलाड़ी, कर्मचारी, स्वास्थ्य, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा फोकस किया है। इस बार विभागों के मुताबिक बजट वितरण की अगर बात करें, कृषि और किसान कल्याण के लिए 4,609 करोड़, बागवानी के लिए 1,176 करोड़, पशुपालन और डेयरी के लिए 2,290 करोड़, मत्स्य पालन विभाग के लिए 242 करोड़, सहकारिता के लिए 1,970 करोड़ के लिए और साथ ही सिंचाई क्षेत्र के लिए 6,446 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। यानी इस बार के बजट में सीएम नायब सैनी ने किसान कमेरे से लेकर हर एक वर्ग का ध्यान रखा है। तो ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इस विभाग को कितना मिला है। पिछली बार के संशोधित बजट के मुकाबले 10.28% इस बार का बजट ज्यादा है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि इस विभाग को कितना बजट है। कृषि किसान कल्याण के लिए आप देख लीजिए 4,609 करोड़ करीब ये बजट है। बागवानी के लिए 1,176 करोड़, सहकारिता के लिए 1,970 करोड़, सिंचाई के लिए 6,446 करोड़ के लगभग का बजट, पब्लिक हेल्थ के लिए 5,912 करोड़ और शिक्षा के लिए हर बार की तरह इस बार भी शिक्षा के लिए सबसे अधिक बजट रखा गया है। इसमें आप एलिमेंट्री शिक्षा की बात करें, सेकेंडरी की बात करें, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, कुल मिलाकर शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा करीब 22,000 करोड़। सीधे आपको लिए चलते नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। 65,667 करोड़ है। प्रिंसिपल जो है 36,101 करोड़ प्लस इंटरेस्ट 29,566 करोड़। तो इसका बचा क्या इनके पास? तो लिया है 76 करोड़ इन्होंने, तो उसमें तो बचा तो इनके पास 10 करोड़ ही है। 10,593 करोड़ बचे। तो कोई उसमें क्या होगा? अदर एक्सपेंडिचर के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। देखो, जो भी विकास के पैमाने होते हैं वो एजुकेशन, हेल्थ, एजुकेशन में इन्होंने एलोकेट किया है 22,914 करोड़ पूरा प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन के लिए। टेक्निकल ITI सब उसमें, हाँ, सब हो गए ना उसमें। तो एक्सपेंडिचर जो एजुकेशन पे जो है कुल 1.9% ऑफ GSDP किया है, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है 6% खर्च करना चाहिए कम से कम। ये तो इनकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। 6% की बजाय खर्च कर रहे हैं कुल 1.9%। इसी प्रकार से हेल्थ में इन्होंने रखा 14,007 करोड़, वो कुल जो है 6.2% है बजट का, टोटल बजट का। देयर इज अ नेशनल हेल्थ पॉलिसी रिक्वायर द एक्सपेंडिचर ऑफ हेल्थ शुड बी मोर देन 8% ऑफ बजट एक्सपेंडिचर। बजट जो है 26-27 का और इसके लिए 1.1% ऑफ GSDP ऑन हेल्थ अगेंस्ट 2.5 अंडर नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। जो 2.5 GSDP देना था उनको, उसमें उन्होंने दे 1.1। जो टोटल बजट का 8% कम से कम देना चाहिए, उसमें दे रहे 6.2। इसी प्रकार हेल्थ में, एग्रीकल्चर में भी ये कुल 4.8 टोटल एक्सपेंडिचर का दे रहे हैं, लेकिन 70% पॉपुलेशन तो एग्रीकल्चर के है। तो कोई नई चीज़, कोई यूनिवर्सिटी या कोई ऐसा कोई वो नहीं ला रही है। इन्होंने बहुत किया कि हमने संकल्प पूरे किए हैं। संकल्प जो है लाडो लक्ष्मी योजना का था, इन्होंने 18 से ऊपर और 60 तक हम सबको देंगे। इनका घोषणा पत्र है, देख लो उठा के, उसमें बनते 82,50,000 और 82,50,000 को 2,100 रुपये देंगे तो एनुअल बजट बनता है एक्सपेंडिचर 20,000 करोड़ का। लेकिन
6,500 करोड़ रखे हैं इन द बजट। कुल 6,500 करोड़ रखे हैं, तो इसका मतलब आपको देख रहे हैं 5,000 करोड़ रखा था, 634 इसका इसका हाँ कुल कितने 5,000 करोड़ रखा था, 634 करोड़ दिया सिर्फ। 6,634 करोड़ दिया है 5,000 करोड़ में। और इसका मतलब है 67% ऑफ फीमेल हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस स्कीम। जो चार, मैं हर बार ही कहता हूँ, 4 वाक की नीति पे चल रहे हैं। 4 वाक कहते थे, कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा। इंटरनल डेप्ट 3,91,435 करोड़ इन्होंने बताया 26-27 में। स्मॉल सेलिंग का जो डेप्ट पड़ा है वो 50,000 करोड़, और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का 68,995 करोड़। 25-26 की स्पीच में कहा था इन्होंने, सीएम की स्पीच में था भी इतना हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का है। एडिशनल लायबिलिटी जो अनपेड इलेक्ट्रिक बिल हैं, सब्सिडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अनपेड सब्सिडी, ये 40,000 करोड़ है। तो टोटल 5,56,623 करोड़ रुपये आज कर्जे में है, जबकि 2014-15 में कुल 70,000 के करीब कर्जा था, जबकि इतने बने हमने IFT बनाई। अब ये जो 11 साल में 1 इंच तो रेलवे लाइन नहीं बढ़ाई, 1 पोल मेट्रो का नहीं लगाया, 1 कोई बड़ी यूनिवर्सिटी लेके आए, 1 किया बड़ी जोर से कहते कि हम इतनी ज़मीन देंगे आज वहाँ पे पानीपत, इसके लिए टेक्सटाइल के लिए पानीपत में देंगे, लेकिन कहाँ मंजूरी है उसकी, कब बनेगा? अब कहाँ से सड़क बनाएंगे जब पैसा ही नहीं है इनके पास? कहाँ सड़क बनाएंगे, कहाँ ये एक्सपेंडिचर करेंगे? तो ये आपके सामने तो स्थिति है। जो टोटल रीपेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस जो है कुल बाकी बीच में बकाया रहता है 21,756 करोड़, जो मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इनके पास कुल 21,000 करोड़ है, विच इज नियरली 9.7% ऑफ द टोटल बजट। 9.7% टोटल बजट का है इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। इस वास्ते गवर्नमेंट के पास ना तो कोई नए मेडिकल कॉलेज खोलने का पैसा है, ना रोड्स का है, ना ब्रिजेस का है, और कोई कोई प्रोजेक्ट खोलने का पैसा नहीं। टोटल जो एक्सपेंडिचर 26-27 में कैपिटल एक्सपेंडिचर जस्ट 28% ऑफ द टोटल बोरोइंग्स, टोटल बोरोइंग का ही खर्च कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस वास्ते बिल्कुल जो है आर्थिक तौर पे ये प्रदेश जो है बहुत गंभीर स्थिति में जा रहा है। हर साल कर्ज ही बढ़ाते रहते हैं, उतारने का नहीं बात करते। बात करेंगे 2014-15 की। 2014-15 में देखो कर्ज कितना था, काम कितने हुए 2005 से पहले की नहीं बताते कितनी गुना हमने पर कैपिटा इनकम बढ़ाई। 2014-15 में तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से पूरे देश में नंबर 1 था हरियाणा, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर में, और इन्होंने कितने गुना बढ़ाई? हमने तो कई गुना बढ़ाई, इनके दो गुना भी नहीं बढ़ी 10 साल 11 साल में। तो ये विफल सरकार है। और ये जो कहते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं हमारे यहाँ गाँव तक की बात है, 2070 तक, 2047 नहीं 14, पहले 14-15 की बात करते हैं, 2047 के बीच में बात ही नहीं करते। हम क्या कर रहे हैं? और फिर 2070 तक बात करेंगे। 2070 तक तो भाई ना तुम न रहना ना हम न रहना। हमेशा SYL का करते हैं, कह रहे कि जरूरत के हिसाब से कर्ज लेना पड़ता है, उसको चुका भी दिया जाता है। कहाँ चुकाया? बढ़ रहा है ना, कर्ज तो बढ़ रहा है भाई। खर्च करने के लिए पैसा नहीं। पिछली बार 5,16,000 करोड़ था, अब 5.5 लाख क्रॉस कर रहा है। प्रति व्यक्ति आय का भी जिक्र किया मुख्यमंत्री ने कि 3 लाख समथिंग जो है प्रति व्यक्ति आय हरियाणा के। वही मैं आपको बता रहा था। आप देखो पहले 2014-15 में भी प्रति व्यक्ति आय पूरे नेशनल एवरेज से बहुत ज़्यादा थी हमारी, लेकिन 2005 से पहले का पूछ लो ना,
2005 में क्या थी और कितने 4 गुना बढ़ाई हमने, इनने 2 गुना भी नहीं बढ़ाई। सरकार नदियों के पानी में अपना हिस्सा मांग रही है, क्या जो नहरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हरियाणा में डेवलप किया गया है? यदि पानी मिल भी जाए तो पहुंच पाएगा लोगों तक? है क्यों ये प्रयास नहीं हो रहे सरकार के। जैसे ये अपना हासिबुताना बीएमएल हासिबुताना जो है नहर, वो खुदी हुई है, उसमें और कोई किसी का हिस्सा थोड़ा ले रहे हैं, हम अपना हिस्सा ले रहे हैं। वो पंचर नहीं होने देते, कोर्ट में पड़ा है, अब तक पंचर में वो स्टे वेकेट नहीं करवाया इन्होंने, 11 साल हो गए। इसी प्रकार से दादूपुर में भी नहर का जहाँ पानी बढ़ाने का काम है, अब मुख्यमंत्री जी वहाँ पंजाब में तो जा रहे, वहाँ जाके एक बार भी जिक्र नहीं करते कि हमारा पानी दो, SYL का पानी दो हमारा, और मतलब पूरा हिसाब से हमारा हिसाब करो। अब बल्कि और नई स्कीम चला रहे हैं कि थ्रू पाइप हम राजस्थान में भेज देंगे पानी। हरियाणा कहाँ जाएगा भाई? अभी बीते दिनों रावी व्यास वाटर ट्रिब्यूनल ने हरियाणा का दौरा किया था। उन्होंने नहरी पानी के उपयोग की और डिस्ट्रीब्यूशन को जांचा था। उसमें यही बात सामने है कि हरियाणा के पास क्षमता नहीं है नहरी पानी लेने की। मैं बता रहा हूँ, नहर खुदी हुई है ना, पंचर नहीं खोलना है। जो बीमल हासिबुताना ब्रांच में क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्टे क्यों नहीं विकेट हरियाणा में SYL खुदी नहीं है, हरियाणा में SYL पूरी खुदी हुई है, सारी पूरी खुदी हुई है। पूरी खुदी हुई है। यूनिट रखाव करते NBK आप बढ़ा सकते हो, कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। ये मेरे को मंजूर नहीं है, ये बात नहीं है। हमारे पास कैपेसिटी है और हमारा पानी पूरा मिलेगा तो हम पूरा यूटिलाइज करेंगे। बीबीजी राम की योजना बजट कह रहे में थे कि किसानों को 125 लेकर दिन का तमाम रोजगार बातें दे जो है वो देंगे। कही गई है, मुख्यमंत्री की ओर से अलग से बिजली डिस्कॉम खोलने की बात की गई है, और भी तमाम बातें कही गई है, क्योंकि कहा जा रहा था कि किसानों के लिए कुछ क्या किया है किसानों को? आज सरसों आई हुई है ना, पता करो क्या भाव बिक रही है। 6200 रुपये MSP है। किसान किस भाव बेच रहा है? जाकर आज मंडी में जाओ, नहीं चंडीगढ़ में बैठे रहो, पता करके मेरे को बता देना, मैं परसों आऊँगा। ले ली जाते हैं। बिल्कुल परसों तो कल बता करके परसों में आऊँगा ना, वापस बता देना मेरे को, फिर यहीं इकट्ठे हो, फिर ईमानदारी से बता देना क्या भाव मिल रहा है। जो ना धान की MSP मिल रही, ना है सरसों की नहीं मिल रही, सरसों में बाजरे नहीं की मिल नहीं रही, मिलती। बाजरे कहीं भी MSP नहीं मिल रही। 24 फसल की कह रहे MSP दे रहे हैं, 24 फसल के नाम नहीं पता। और क्या हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे 2022 तक? आमदनी कहाँ दुगनी होगी, लागत दुगनी होगी। आज भी वैट कम नहीं किया इस पर, डीजल पे किसान के वैट कम कर दिया, कोई वैट पे कर दिया, और स्टेट ऑन द वैट छोड़ भी दिया। तो ये है, किसान के हित की एक भी फैसला सरकार ने नहीं लिया। मुंडा साहब, जो बजट बीबीजी राम की योजना के लिए सरकार ने रखा है, क्या 8 लाख रजिस्टर्ड मजदूरों को 125 दिन रोजगार मिल पाएगा? 8 लाख रजिस्टर्ड मजदूर हैं। पिछले साल हमें कितना दिया इन्होंने? 2100 लोगों को दिया है 100 दिन का रोजगार, जबकि 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना था। इन्हें 10% इंफ्रास्ट्रक्चर देना, जो जैसे कोई उसमें देना है इंफ्रास्ट्रक्चर के हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। बाकी मजदूरी तो केंद्र सरकार ने दी। अब 60-40 हो गया, अब तो 100 भी नहीं दे पाएंगे। और जो 40% इनका 10% ही नहीं जुटा पाया ये प्रदेश, तो 40% कहाँ से लाए? मुद्दा साहब, आप युवाओं के लिए काफी बातें करते हैं, युवाओं रोजगार को लेकर लगातार आप सवाल भी उठाते हैं। बजट में भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि AI का प्रशिक्षण दिया जाएगा और 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही है उन्होंने। बताया ना भाई, गांव में मिसाल है, थोता चना बाजे गाना। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को आपने सुना, बजट को लेकर निशाना साधा गया। के साथ ही CM को भी आपको सुनवाते हैं किस तरह से बजट को लेकर अलग अलग विभागों से जुड़े आंकड़े उनकी ओर से पेश किए गए थे। सुने। अब मैं वर्ष 2026-27 के लिए कुल 2,23,658.17 करोड़ का बजट प्रस्ताव रखता हूं, जो वर्ष 2025-26 के संशोधित आंकड़ों 2,02,816.66 करोड़ से 10.28% अधिक है। माननीय अध्यक्ष जी,
माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में राजकोषीय घाटा 40,293.17 करोड़, जो जीडीपी का 2.65%, राजस्व घाटा 0.87%, प्रभावी राजस्व घाटा 0.41%, पूंजीगत व्यय 1.86%, प्रभावी पूंजीगत व्यय 2.32% है। माननीय अध्यक्ष जी, जल ही जीवन है। चलिए बजट को लेकर चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। राजकुमार कटारिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, कृष्ण शर्मा बस्ताड़ा प्रवक्ता कांग्रेस, साथ ही नेहरू प्रवक्ता विजेंद्र रेहडू और डॉक्टर राकेश आर्य अर्थशास्त्री भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत बीजेपी से करते हैं। कटारिया जी, सीएम साहब की ओर से बजट पेश किया गया, जनता का बजट इसे बताया गया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को हम सुन रहे थे, जिनका कहना है खोदा पहाड़ निकला चूहा। साथ ही जब पीसी का वाइंड अप वो कर रहे थे तब भी उनकी ओर से कहा गया थोथा चना बाजेगा नाम। तो उनकी ओर से साफ तौर पर निशाना साधा गया कि कुछ भी नहीं है बजट में हरियाणा वासियों के लिए, किसी भी विभाग के लिए। जी नमस्कार। और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं और पिछले 10-11 साल से विपक्ष में भी नेता हैं। विपक्ष की मजबूरी है, हर बात को क्रिटिसाइज करना ही पड़ेगा। लेकिन आज 3 घंटा 10 मिनट तक लगातार जब सदन के अंदर सदन के नेता माननीय नायब सिंह सैनी जी ने जिस तरीके से भविष्य की राह दिखाई है हरियाणा को, और जो नए नए तरीके के नवाचार हरियाणा के अंदर करने के लिए जो आह्वान किया है कि किस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिखाए सपने को साकार करने के लिए हरियाणा कदम से कदम मिला करके हरियाणा केंद्र सरकार के साथ चल करके, और ये जो डबल इंजन की सरकार है देश में जो चल रही है, किस तरीके से हरियाणा सबसे आगे बना रहे, उन सारी चुनौतियों का आज समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। और उनके भाषण से स्पष्ट था कि जिस तरीके से हरियाणा की जनता ने पहली बार अपनी रुचि दिखाई, 12,000 से ज्यादा सजेशंस आए और 5,000 से ज्यादा सजेशंस को इनकॉर्पोरेट किया गया इन आज के बजट में। और एक एक बात जिस तरीके से परत दर परत बजट के सामने आया, जनता के सामने बातें खिल गई जनता की, और जनता ने एक नया सपना देखा है, हरियाणा का रोड मैप देखा है। और मैं समझता हूं कि आने वाले चंद सालों में हरियाणा नई ऊंचाइयों को छू करके दुनिया में जिस तरीके से हम उदाहरण देते हैं कि फला देश, विकसित राष्ट्र जर्मनी, जापान और जो यूरोपियन देश जिस तरीके से हम उदाहरण देते हैं, वैसे हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा का नाम रहेगा और पूरे देश के अंदर हरियाणा की एक नया रोड मैप, क्योंकि जो चैलेंजेस हैं, जिस तरीके के चैलेंजेस हैं आने वाले समय के हिसाब से, उन सारे चैलेंजेस का समाधान इस बजट में किया गया। लेकिन विपक्ष क्योंकि हताश है, निराश है, और हताश और निराश व्यक्ति के मुंह से हताशा और निराशा के ही वक्तव्य निकलेंगे। माननीय जो हमारे सदन में विपक्ष के नेता माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने 10 साल इस हरियाणा का नेतृत्व किया और सारी बारीकियों को वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि कहां से पैसा आएगा, कहां से जाएगा, किस तरीके से होता है। लेकिन वो आंखें मूंद के, क्योंकि पीछे से जब मैं उनका वक्तव्य अभी सुन रहा था, उनका जो जवान और दिमाग जो है वो एक लय में नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अंदर से ये स्वीकार्यता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं कुशलता से, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकार ही नहीं चलाई है,
जनता के दिलों में जगह बनाई है। ठीक है, चलिए उसका मैं नतीजा है, कांग्रेस प्रवक्ता को चर्चा उसका में ये जोड़ रही हूं। नतीजा बस्ताला है जी, कि भूपेंद्र इनके हुड्डा पास साहब को शब्द कभी नहीं भी है कभी और भी इनका बजट में दिमाग क्यों नहीं और कुछ भी जवान नजर आता है? एक लय में नहीं है, पीछे से किसी साथी को कभी उनकी तो ये मदद करके सुनिए बताना अभी, पड़ता है कटारिया जी कि सुनिए ये अभी। कहिए। और ये स्पष्ट उनके वक्तव्य में दिख रहा है, उनके पास कहने के लिए बजट कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट 2 से मैं 3 दावे महीने के साथ तैयार कहता करने हूं, में भी लगते होंगे। आज का जो ये बजट है, ये ठीक है, दूरगामी राजकुमार जी, बजट आपने है विस्तार से और बात आप कर ली, अभी देखेंगे सुनिए अगले तो। 5-7 साल के अंदर हरियाणा जो है किस तरीके से तीव्र गति से विकास करके जनता के भले के लिए काम करे। ठीक है, जी हुड्डा साहब को अच्छा कुछ भी क्यों नहीं दिखता है बजट में? हर बार, इस बार तो हालांकि कई बार तो वो ये भी करते हैं कि जैसे ही सीएम बतौर वित्त मंत्री बजट पढ़कर बैठते हैं तभी कह देते हैं 0/0 या कुछ भी नहीं है बजट में। आज भी कह रहे हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो कुछ तो होता होगा, इतना बड़ा एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है, बहुत सारे लोगों के सुझाव लिए जाते हैं, उसमें कुछ तो ये होगा कि हाँ जी इतना तो ठीक है, ये भी होना चाहिए था, या इस विभाग में तो आपने अच्छा कर दिया, इसमें कमी है, इसमें खामियां हैं। कोई सुझाव, कोई नसीहत, कुछ नहीं, सिरे से खारिज कर रहे हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं है। मैडम जी, पहले तो आपको और आपके चैनल के दर्शकों को और आपके जो हमारे पैनलिस्ट साथी बैठे हैं इनको नमस्कार, प्रणाम। देखिए, ये बजट तो हर सरकार का एक सतत प्रक्रिया है। ये तो हर साल में सभी, चाहे सरकार हो, दुकानदार हो, फैक्ट्री व्यापारी हो, सब अपने घर का और अपनी दुकान का, अपने राज्य का ब्यौरा पेश करते हैं। क्या आया, क्या गया और क्या कर्जा हुआ, किन किन मदों पे पैसा लगा, ये सब एक सतत प्रक्रिया होती रहेगी। लेकिन मैडम जी, रानी की बात जब होती है, जब 76 पेजों का एक पुस्तिका डबल इंजन का गुणगान प्राइम मिनिस्टर का और खुद अपने सरकार के महतहत लोगों का, और उसमें एक पुस्तिका, एक झूठ की पुस्तिका बन के रह गई। 3 घंटे 10 मिनट में हम भी देख रहे थे कि मुख्यमंत्री कुछ ऐसी घोषणाएं करेंगे। ये रूटीन घोषणाएं हैं मैडम जी, जो ये अभी पढ़ के बता रहे हैं, ये जो इसमें 76 पेजों में है। जो मेन मुद्दे हैं, जो हरियाणा के आम लोगों के मन को छूने वाले मुद्दे हैं मैडम जी, इनको तो इन्होंने छुआ ही नहीं। क्योंकि श्रमिक घोटाला जो हुआ, जो धान घोटाला हुआ, किसानों का जो एक कमाई जो होती है, जो व्यापारियों की और भ्रष्ट अधिकारियों नेताओं की जेब में चली गई, उसका जो 11 साल से कम 5 लाख करोड़ का जो घोटाला था, उसके लिए कुछ लैप्स करते, उसके लिए कुछ रखते। श्रमिक घोटाला 5,000 करोड़ का जो घोटाला था, श्रमिकों का क्या कसूर था? उनके अफसर पी गए, अधिकारी पी गए, मिनिस्टर पी गए, कौन पी गए उसको? उसके लिए उनको रखना चाहिए था, उनके खातों में डाल देना चाहिए था, आज ही उनका प्रावधान कर देना चाहिए था। 2022 तक गरीब के सर पर छत होगी है मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर का, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भारत सरकार है और राज्य सरकारें हैं, इनका डबल इंजन का वो था, संकल्प पत्र था, नेम था कि हर सर के ऊपर, गरीब के ऊपर छत होगी। लेकिन उसमें मैडम जी 10% भी ये नहीं कर पाए। उसके लिए हम सोचते थे कि वो प्रायश्चित ये आज इस बजट में कर ले। हरियाणा में जो पेंडिंग हमारे गरीब भाई हैं, जिनके सरों पे छत नहीं है, उनका कर दे। और जो काला धन, ये पहली कैबिनेट में लेके आए थे, शपथ ली थी पहली 2014 में, जो उन्होंने शपथ ली थी संसद में कि हरियाणा के बजट की बात कीजिए मैडम जी, एक मिनट गरीबों को आवास देने का भी प्रावधान है इसमें आज के बजट में, प्लॉट्स देने का भी है। काम हुए मैडम जी। और जो कथित धान घोटाले की आप बात कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई हुई है। सरकार कह रही है कि हम खुद ही मामले को सामने लाए, हमने कार्रवाई भी की। सेशन में भी इस पर बात हुई है। कितने अधिकारी चार्जशीट हुए हैं, किनके खिलाफ, कितने निलंबित हुए, कितनों के खिलाफ FIR हुई है, कितनी रिकवरी हो चुकी है, इस पर बजट सत्र में चर्चा हुई है। बजट से पहले मैं आपसे निवेदन ये कर रही हूँ कि जो बजट अलग अलग विभागों के लिए रखा गया है, जो पिछले संशोधित बजट के मुकाबले 10.28% ज्यादा है, लगभग सभी विभागों का बढ़ा भी है। तो मेरा सवाल तो ये था कि आप लोगों को कभी कुछ नहीं दिखता क्या बजट में? और बात ये भी है, पहले भी हम चर्चा करते थे, जब सरकार बुला रही थी, सीएम बुला रहे थे कि आप लोग भी सुझाव दें, आप लोग आते भी नहीं है सुझाव देने। आप लोग चर्चा में शामिल भी नहीं हुए थे। मेरी बात, चर्चा में शामिल होते आज ये तो कहते कि देखिए हमने इतने सुझाव दिए थे, कोई सुझाव हमारा माना नहीं गया। 14,500 आदमियों ने और ये 2100 कुछ आदमियों ने 5,000 इन्होंने बताते हैं ऐड किए। अगर इन्होंने 5 लोगों के भी ऐड किए होते मैडम जी, क्या ये जो सार्थक एक मुद्दे हैं, जो जन कल्याणकारी मुद्दे हैं, मैडम जी एक बात बताइए,
यमुना नगर के और इसके यमुना नदी के लिए सफाई के लिए, प्रदूषण के लिए इन्होंने क्या रखा बजट में? बोलिए कहाँ है वो? आज हरियाणा में खत्म रखा है। आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे तो, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें है। सब पूछ लिया मैंने। आपको 76 पेज पढ़ने के लिए 76 घंटे चाहिएंगे। भाई आप ध्यान से करिए। आप यमुना नदी के साफ करने के लिए बहुत बड़ा इसमें योजना दी गई है। आप जो है कृष्ण भाई, आप मेरे पुराने साथी हैं, आप पुराने साथी हैं, लेकिन मुझे जो है 2014 रोकना पड़ेगा क्योंकि आप ढंग से पढ़ नहीं रहे। यमुना की सफाई की बात करते हो, एक किलोमीटर की सफाई हो तो बताना आप, 1 किलोमीटर की ढंग से नहीं पढ़ रहे। आपको 76 घंटे लगेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा। हाँ, ये बजट। चलिए मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूँ, अभी आप दोनों रुकिए। मैडम जी नहीं, बस तारा जी आपकी बात आ गई है। आपको जो कहना था आप कह चुके हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं जनहित से जुड़े सीधे जिनका जनता से सरोकार है, वैसा कुछ भी नहीं है आपके मुताबिक बजट में। क्या रखा है इन्होंने? बस तारा जी आपके मुताबिक जनता से जुड़े मुद्दों का कुछ भी नहीं है बजट में, ये आपकी बात आ चुकी है। जीरो है। रेणु साहब, ये तो खोदा पहाड़ निकली बम्बीरी निकली है, तो फिल्म बनाते हैं और कुछ नहीं निकला। इजाजत हो तो मैं कुछ। चले आप तो हुड्डा साहब से भी 2 कदम आगे निकले। रेणु साहब, सरकार तो जाहिर है बजट की तारीफ करेगी और विपक्ष आलोचना ही करेगा। कांग्रेस ने तो विधायक दल की बैठक कर ली है, हुड्डा साहब ने प्रेस वार्ता कर ली है, कह दिया है कुछ भी नहीं है बजट में। इनेलो का क्या रुख है? कुछ लग रहा है बजट में है जो विकसित हरियाणा 2047 की बातें हो रही है, या हर एक वर्ग को हम साथ लेकर चल रहे हैं? जनता का बजट है, जनता से राय मशवरा कर बजट बनाया गया है। सीएम ने जो तमाम दावे किए हैं, उन दावों को और इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं रेणु जी? ज्योति जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हर गणमान्य व्यक्ति को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद, और प्रदेश वासियों को होली और फाग के पावन पवित्र त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। बजट हर वर्ष आता है, हर वर्ष इसके ऊपर डिबेट होती है, उसका एनालाइज होता है। सर्वप्रथम जो बजट पेश किया गया 10.28 की बढ़ोतरी के साथ, इसी के ऊपर मेरा क्वेश्चन ये है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से भी और भाजपा के प्रवक्ता राजकुमार जी से भी, आपने लगभग 40,000 करोड़ का ऋण एक्स्ट्रा लिया है। अब हरियाणा प्रदेश के ऊपर 3,91,000 करोड़ का जो है 3,91,435 करोड़ का लोन हो जाएगा, जो कि पहले 3,51,287 का था। यानी कि 40,000 करोड़ रुपए बढ़ गया लोन हमारा, और आपने बजट बढ़ाया 10%। भाई बजट का जो हमारा पिछला बजट था उसका 20% तो आपने लोन ही एक्स्ट्रा ले लिया। तो आपने आखिर बजट में बढ़ोतरी क्या की? किस प्रकार की बढ़ोतरी की? कर्जा उठा करके आपने बढ़ोतरी दिखाने का काम कर दिया। इसका क्या बेनिफिट होगा? दूसरी बात ज्योति जी, देखिए, इन्होंने 2,23,658 करोड़ का बजट दिया, जिसमें से 65,670 करोड़ रुपया कर्ज की अदायगी के लिए रखा गया है। यानी कि 35%, 35% ऑफ बजट विल बी यूज्ड टू रीपे आवर डेट्स। तो आखिर हमारे पास बचा क्या प्रोग्रेस करने के लिए? 35% जिस प्रदेश का लोन में चला जाता हो बजट का हिस्सा, और इसके बाद उनके पास 65% ही बजट बचता है। उस 65% में आप क्या देंगे? आप आर्थिक सेवाएं देंगे, सामाजिक सेवाएं देंगे, अन्य सेवाएं देंगे? कौन सी सेवा देंगे जिसमें आर्थिक सेवाएं ही हमारा, जिसमें पेंशन सर्विसेज हो गए, वेतन हो गया, और ये अन्य जो स्कीमें चला रखी हैं, लाडो लक्ष्मी योजना वगैरह जो है सारी, इन्हीं में ये निकल जाएगा। कुल मिलाकर के यदि आप इतना 3,91,000 का लोन होगा, 40,000 लोन उठा रहे हैं, यदि आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए लगाएं, तब भी हमारे कम से कम 40-50,000 करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आना चाहिए था। जबकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए राजकुमार जी कितना पैसा बचा है? मेरे ख्याल से मुश्किल से 10,000 करोड़ रुपया आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए बचेगा। लोन आप 40,000 करोड़ एक्स्ट्रा उठा रहे हो, तो आखिर ये लोन जा कहाँ रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, क्यों प्रति वर्ष लोन बढ़ता जा रहा है? अगली बात देखिए, हम कहते हैं आपने बजट पेश किया, आपने प्रयास अच्छा किया, हर सरकार अच्छा करती है, लेकिन वो अच्छा क्यों नहीं हो रहा है बजट आपका? आपने शिक्षा के क्षेत्र में
केवल 1.9% बजट में बढ़ोतरी करने का काम किया। 1.9% बढ़ाई और शिक्षा जो खर्च कितने बढ़ गए, सभी कर्मचारियों की इंक्रीमेंट लगता है, उनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं, दूसरा जो इक्विपमेंट परचेज होते हैं उनके खर्च बढ़ते हैं। जब केवल और केवल 1.9% तो स्टाफ की इंक्रीमेंट लग करके तनख्वाह बढ़ती है, वो भी पूरा नहीं होगा मेरे भाई। जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी डिक्लेयर करती है कि शिक्षा के ऊपर कम से कम 6% बजट लगना चाहिए ताकि शिक्षा के सेक्टर को अच्छे से विकसित किया जा सके, क्योंकि किसी भी देश और प्रदेश का आधारभूत जो विकास के लिए आवश्यकता होती है वो शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है। और सेंटर कहता शिक्षा है के कि लिए तो सबसे 6% ज्यादा बजट है पर यूज रेड्डी साहब, कीजिए। शिक्षा के लिए तो सबसे ज्यादा बजट आप जानते हैं, पिछली बार भी और इस बार भी शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा रहता है। हाँ, उसके बाद जो समाज कल्याण की योजनाएं हैं उसमें ज्यादा पैसा लग जाता है, उसमें इसके अलावा वेतन की बात करें, आप अपनी बात शायद पूरी कर रहे हैं, वेतन की बात करें, पेंशन की बात करें, समाज कल्याण की जो पेंशन चल रही है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर तो सवाल देखिए बनता ही है, वो हर बार बनता है। शिक्षा के बाद नंबर 2 पर हेल्थ आता है, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हर व्यक्ति को इसकी आवश्यकता होती है, चाहे शिक्षा का हो चाहे हेल्थ का हो, हर व्यक्ति इसके अंदर से गुजरना पड़ता है हर व्यक्ति को। तो उस सेक्टर में भी जो हमारा राष्ट्रीय मिशन है उसके अनुसार कहते हैं कि 8% बजट का आपका हेल्थ के लिए रिजर्व होना ही चाहिए, उसकी अलॉटमेंट होनी चाहिए। जबकि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने 6% इसके लिए अलॉट करने का काम किया है। तो ये जनता का बजट कैसे हुआ, किस प्रकार से कहते हैं कि कोई कहता है महिलाओं को समर्पित बजट 25-26 का, कोई कहता है जो है ना जनता को समर्पित बजट, ये कहते हैं हमने ऑल स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंगें ली, उनके सुझाव लिए, सुझाव मांगे गए। कहाँ असर दिख रहा है वो सुझाव का? क्या जनता ने नहीं कहा होगा कि भाई हेल्थ को सुधारिए, शिक्षा को सुधारिए? क्या उनको सुधारने का काम किया गया है? इसके अलावा इन्होंने किसानों को क्या दिया है इस बजट में, मुझे बताइए राजकुमार जी, आप बताइए, आपने ज्यादा एनालाइज किया होगा बजट को। क्या किसानों के लिए हम अलग से बिजली निगम बना देंगे भाई? आप किसानों के लिए अलग से बिजली निगम बनाएंगे? व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ दिस सेपरेट कॉर्पोरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन निगम बना रहे हैं आप? क्या फायदा मिलेगा? आप किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी लेकर के आते, आप किसानों को जो सम्मान निधि 6,000 रुपए आप नहीं, अलग से बिजली ठीक है, कुछ अलग भी हो सकता था, बट बिजली निगम बनाने का भी तो फायदा होगा ना रेड्डी साहब? क्या फायदा होगा? बिजली से जुड़ी बातें, ट्यूबवेल कनेक्शन से जुड़ी बातें, ट्रांसफार्मर से जुड़ी बहुत सारी परेशानियां बहुत रहती हैं। आप किसानों के बेनिफिट की कोई चीजें लेकर के आते तो उसमें फायदा भी होता। ये तो सरकार के बेनिफिट की चीज है भाई, अलग से हमने कंट्रोल करने के लिए अलग से उसको निगम बना दिया, तो बेनिफिट क्या देंगे आप उसको, ये बताइए मुझे, क्या बेनिफिट उसमें मिलने वाला? कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। इसके बाद एग्रीकल्चर में आपने क्या बढ़ाया है? क्या नहीं बढ़ता एग्रीकल्चर में? क्या डीजल के रेट नहीं बढ़ रहे? क्या पेट्रोल के रेट नहीं बढ़ रहे? क्या इनपुट्स के रेट, खाद बीज पानी के रेट नहीं बढ़ रहे? आपने खाद का बैग तो 45 केजी से भी नीचे ला करके 40 केजी का कर दिया, और एग्रीकल्चर सेक्टर पर आप मात्र 0.13% आपने बजट में बढ़ोतरी की। महंगाई की दर कितनी बढ़ी है राजकुमार जी, और उसके एवज में आप क्या उनको बढ़ा काम कर रहे हैं? इसके अलावा जी आपने एक बार जो है 1-to-1 आपने अलग अलग विभागों को लेकर बात की, और आपको तो ये भी लग रहा है बिजली निगम भी जो, धैर्य से आपकी बात सुनूंगा मैं, कभी बीच में बिजली नहीं निगम भी बोलता। फायदा सरकार को ही होगा इसका किसानों को फायदा नहीं होगा रेड्डी साहब के मुताबिक। तो किसानों के लिए क्या किया? शिक्षा का बजट क्यों नहीं ज्यादा बढ़ा? एक मिनट स्वास्थ्य का बजट ज्यादा क्यों नहीं बढ़ा? तो 10% कहते हैं हमने बढ़ा दिया, ठीक है, जल्दी लेकिन बात वो पूरी सेक्टर कीजिए। है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, एग्रीकल्चर है, रूरल है, हेल्थ है, रोड है, जन स्वास्थ्य है, उसमें तो किसी में भी नियत के साथ 1% तक की बढ़ोतरी नहीं हुई। बजट में आपके 10% की बढ़ोतरी होगी। आखिर वो बढ़ोतरी गई कहाँ? वो सिर्फ कर्ज में चलेगी। कहने को बढ़ोतरी होगी लेकिन सारा का सारा वेतन, कर्ज पेंशन और कर्ज का भी ब्याज उतारने में, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, विकास के लिए क्या और कितना बचा? हुड्डा साहब भी पूछ रहे थे, इनेलो प्रवक्ता रेड्डी साहब भी पूछ रहे हैं सवाल। जी मैं स्टार्ट कर दूं? जी बिल्कुल जी। आपने, इन्होंने कहा कि कर्जा बढ़ाया है 40,000 करोड़ रुपए। पहली तो बात ये कि आप नीति आयोग की जो परमिशेबल लिमिट है उसका अगर आप कंपैरिजन करेंगे कि हुड्डा साहब के 10 साल के दौरान वो परमिशेबल लिमिट जो है हर साल क्रॉस की गई, और यहाँ पे वो परमिशेबल लिमिट
जीडीपी के साइज के हिसाब से विद इन लिमिट है। तो जब इकोनॉमी आपकी बढ़ती है तो आपका साइज बढ़ता है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी रीपे कैपेसिटी को देखना चाहिए। जब आप कोई भी किसी बैंक से कोई व्यापारी जब लेने जाता है कर्जा, उसकी बैलेंस शीट देखता है कि उसने जो है पीछे जब कर्ज लिया उसका रीपे कितने दिन में और किन किन कंडीशन के हिसाब से दिया गया, क्या रिकवरी करने के लिए दिक्कत हुई। हरियाणा सरकार की अपनी क्रेडिबिलिटी है और वो क्रेडिबिलिटी ये दिखाती है कि यहां हम रीपे टाइम पे करते हैं और हमारी क्रेडिबिलिटी की वजह से हमारे को दिक्कत नहीं है। एक चीज तो कर्जा जो है ठीक ठाक व्यक्ति को मिलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठाक सरकारों को कर्जा मिलता है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो चाहे और सरकारें हो, उनको कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात है, आपने कैपेक्स की बात करी, कैपिटल एक्सपेंडिचर की 35,000, ये मैं डेटे के साथ बता रहा हूं कि इसमें 35,200 करोड़ रुपए अनुमानित प्रभावी पूंजीगत व्यय है। और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय को अगर वो करे तो उसमें 28,205 करोड़ है, 12.6%, और प्रभावी पूंजीगत है वो 15.7% है जीडीपी का। तो इसमें मतलब किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है कि हम अपनी लिमिट से ज्यादा जा रहे हैं या हमारे को एक्सपेंडिचर करने के लिए कम पैसा है, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। और आप ये देखेंगे कि बजट को समझने के लिए आपको इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा कि नई जो चैलेंजेस हैं आज सरकार चलाने के लिए, आज के समय के हिसाब से जो जो नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, आप ध्यान से जब देखेंगे कि हरियाणा में नहरों का कब नहरें बनी थी, उनके मेंटेनेंस के लिए क्या काम हुआ, उनके जो लिफ्टिंग स्टेशन है जहां से पानी लिफ्ट करके आगे की तरफ जाता है, उनके पंप हाउसेज की क्या पोजीशन थी, सब जगह सुधारों के लिए पैसा लगाया गया है। तो आप एक क्षेत्र को उठा करके, क्या पानी इरिगेशन जो है किसान को काम नहीं आएगा, क्या वो उसके बजट के साथ आप एक उसको फॉर्मेट में नहीं देख सकते। आप जब सिंचाई की बात करते हैं वो जो है किसान के लिए काम करता है। आप जब कृषि से संबंधित और जो है पशुपालन की बात करते हैं वो कृषि से संबंधित बात है। तो उनको आप अलग अलग क्षेत्र में ना देखें। आज पशुपालन, डेयरी और मछली पालन, इन के लिए जो एडिशनल जो किसान की आय के साधन है उसमें इवन 75% का जो है ना बजट का इंक्रीज है। तो आप इन चीजों को देखेंगे, आप छोटे एक फैक्टर को उठा करके देखेंगे कि भाई इसमें इतना कम बढ़त है। आप टोटल अगर उसका विस्तार से इसको आप देखेंगे कि कितने लाख भूमि, 1,40,000 जो है एकड़ भूमि को जो है खराब होने से बचाने के लिए जो ये रेई आ जाती है, लवणीय भूमि जो हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए भिवानी, रोहतक, गुरुग्राम और अन्य जिलों में ठीक करने के लिए जो है कमिटमेंट किया गया है। तो और कितना मतलब आपका ने जो है कपास का खेती को प्रोत्साहन करने के लिए जो 3,000 की राशि से 4,000 राशि बढ़ाई गई है। आपने धान छोड़कर दालें, तिलहन, कपास वगैरह पे जाने के लिए 2,000 रुपए प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस देने का फैसला किया। तो आप ये नहीं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जो है इन सारी चीजों को इकट्ठा करके देखना पड़ेगा कि आज नए जो चैलेंजेस थे एआई से लेकर के और जितनी भी हमारी जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा का जो हुआ था उसको ठीक करने के लिए, आप चाहे इरिगेशन की बात करें, चाहे पीने के पानी की, पब्लिक हेल्थ की बात करें, को कितना हमने जो है ना किया। तो एक एक क्षेत्र को ये मैं बार बार अंडरलाइन कर रहा हूं कि ये जो संभव हुआ है वो इसलिए हुआ है कि 12,000 से ज्यादा सजेशंस आए पब्लिक से और 5,000 सजेशंस को इनकॉर्पोरेट किया गया बजट में माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से। तो इन चीज को ये समावेशी है। हमने जो है किराए उठा करके रद्दी में फेंकने का काम नहीं किया है। हमने उस बेस्ट करने की कोशिश की है कि किस तरीके से हरियाणा नए प्रगति के जो है आयाम को छुए और किस तरीके से नई जो है ऊर्जा दे। तो ये सारी बात है। तो आपको समझना पड़ेगा कि एक एक चीज को मैं पब्लिक से भी आपके चैनल से आह्वान करता हूं और निवेदन करता हूं कि ना हमारी बात पे यकीन करें, चाहे ना विपक्ष की बात पे यकीन करें। आप इस विजन डॉक्यूमेंट को जो आज प्रस्तुत किया है, आज जो होली का शुभ दिन था और आज के दिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पटल पे जब ये बजट रखा, उसको आप एक बार विस्तार से पढ़ने का जो है, क्योंकि आज डॉक्यूमेंट 1 मिनट में पीडीएफ कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको विस्तार से देखें कि हमारी नीयत में क्या है। हमारी नीयत जनता के किसी भी हिस्से को छोड़ने की नहीं है। जनता की हर समस्या को हमारे को जो है ना चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और उसका समाधान करने की तरफ जा रहे हैं। तो आप इन सारी चीजों को
इकट्ठा करके देखना पड़ेगा। और मैं कहता हूं रेड्डू साहब को मैडम जी, भी और माननीय कृष्ण जी को भी कि आप प्लीज समय लगा करके, चाहे इस डिबेट को कल फिर रखिए, आप एक एक पॉइंट पे विस्तार से चर्चा कीजिए, देखिए। और इन्होंने, मैं एक बात का और थोड़ा सा जिक्र जरूर करना चाहूंगा। हमारे कृष्ण बस्ताड़ा जी ने एक जिक्र किया कि घोटाला हुआ, श्रमिकों का घोटाला हुआ, जो ये मनरेगा में कार्ड की बात की इन्होंने कि इसमें घोटाला, और किसान का जो घोटाला बताया इन्होंने। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या विपक्ष ने ये घोटाले का उजागर किया था? हमारे मंत्रियों ने खुद आगे आकर के रिपोर्ट किया है कि भाई ये यहाँ पे जो है ना किसी अधिकारी ने बेईमानी की है तो उसको पकड़ के और उसको बिहाइंड द बार करने की कोशिश की है और उनको उसको रिपोर्ट किया है। कहीं पर भी इस सरकार की मंशा में जरा सी भी कमी नहीं है। सरकार के किसी हिस्सेदार से मंत्री या एमएलए की नीयत में कहीं पे खोट नहीं दिखाई दी आज तक। इतने सालों की सरकार है। मैडम जी, भाई राजपाल फिर बोल लिए, बहुत बोल ठीक है, लिए। चलिए मैं बस दादा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दादा जी देखिए, अलग-अलग विभागों को लेकर भी हम बात करते हैं। ये लोग, ये किसानों को लेकर, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर बात हुई, का जो काम किया, रोजगार को लेकर भी एआई ट्रेनिंग के माध्यम से युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। आदत को छुड़वाने का काम धीरे धीरे 3 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया के, और इनको सीधे रास्ते पर लेके आएंगे। ठीक है कटारिया जी, अभी आप रुकिए। एक लाडू लक्ष्मी योजना जिसको लेकर बार बार आप लोग कह रहे थे, आय सीमा को लेकर भी, उम्र सीमा को लेकर भी सरकार को घेरा। आय सीमा बढ़ाने का भी फैसला ले लिया गया कि 1 लाख सालाना थी परिवार की, उसे 1,80,000 रुपए किया गया के, यानी कुछ और महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। जी, इसमें मैडम जी, ये तो बीजेपी की तो होगी बात सारी। कांग्रेस से बात करना चाह रही हूँ मैं, बस ताकि आप मैडम जी, जी मैडम जी, हाँ जी, मैं अपने विद्वान साथी राजकुमार हमारा पुराना साथी है, मैं इनके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ सरकार से। सिर्फ महिलाओं पे 2 सवाल। महिलाओं के इनके जो मैनिफेस्टो था मैडम, मेरे पास है, उसमें रखा है कि 18 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना में रखा जाएगा। मैडम जी, 85-90 लाख महिलाएं बैठती हैं, और ये लाडो लक्ष्मी का फायदा किन लोगों को, कितने महिलाओं को दे रहे हैं, ये राजकुमार से छिपा नहीं आपसे। मैं इसका जवाब विस्तार से देना चाहूंगा, सुनो बात। और दूसरा, महिलाओं के लिए मैडम जी, आज आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, अन्य मिड डे मील, उनके लिए इन्होंने बजट में एक बाल वर्ग भी कोई मुद्दा रखा हो, उनके लिए बजट रखा हो। इनको मतलब शर्म नहीं आती है किसके लिए कर रहे हैं। और दूसरा, युवाओं के लिए अग्निवीर का कहा इन्होंने 20% रख दिया। मैडम जी, 20% हरियाणा के बच्चे फौज में लगेंगे अग्निवीर में, और उन्हीं 20% जो रिटायर हो गए बेचारे, 20% वो हरियाणा में लगेंगे। ये नुकसान तो हरियाणा के युवाओं को तो राजकुमार से किसका हुआ भाई? अगर आप उनको पूरी उम्र रख ले फौज में तो 20% सरकार को चिट भी आपकी, पट भी आपका, अग्निवीरों के लिए कुछ कर रहे हैं तो भी आप कमी निकाल रहे हैं, सारे रिटायर नहीं होंगे और नहीं करेंगे तो भी आप लोग सरकार को घेरेंगे। 25% तो ये वहीं पे जो है रहेंगे, 75% आएंगे, उनमें से 25% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन्होंने भी जो है कानून बनाया है सेंटर की, जो और जो उनके आप जो है अग्निवीर हमारा युवा साथी शादी नहीं करवा सकता, ये पाबंदी लगा दी। बताओ, ये कहा कि जन कल्याणकारी सरकार है। और दूसरा सुनो, चलो आपको पॉजिटिव चीजें इसमें दिखेंगी नहीं, लेकिन राजकुमार जी मैं आपको जवाब राजकुमार जी सुनो, आपने टाइम ले लिया 20 मिनट, मेरी सुन दो। मैं विपक्ष का हूँ, आप भी कांग्रेस में रहे हो, कांग्रेस की मान मर्यादा जानते हो, इतनी पुरानी कांग्रेस है हमारी। मैडम जी, ये बताइए, 15 लाख करोड़, 15 लाख महिलाओं के खाते में डालने थे भाई, वो कितने, कम से कम 2 लाख ही डाल दो। कि क्या प्रावधान किया आपने? क्या आपने मैनिफेस्टो में नहीं रखी है बात? हम भूल जाए ये बातें, नहीं भूलने देंगे हम, ये नहीं भूलने देंगे। जैसे लेकिन वही अटके रहेंगे क्या? नहीं भूलने देंगे? उस पर तो बहुत बार चर्चा हो गई, क्या कहा गया था, क्या कहने का मतलब था। वल्लभ भाई 15 लाख पर ही अटके रहेंगे क्या? आज के बजट पर बात कर लीजिए। हर जगह कोसेंगे हम, जब तक आप ये बातें पूरे नहीं करोगे अपने। और मैडम जी, इन्होंने किसानों के लिए क्या किया बताइए? किसान आज मैं करनाल से आया हूँ, अभी एक किसान भी खुश हो इस बजट से। अगर ये किसान ही टेस्टी बजट होता, हमारे किसान इतने देवता हैं कि वो इसके मुखर होके इसका पक्ष लेते। उनके लिए कुछ किया ही नहीं, उनको तो ये कांग्रेसी मानते हैं, उनको तो देशद्रोही मानते हैं। 750 किसान शहीद हुए जीटी रोड पे,
उनके लिए आपने कोई एक रोजगार का प्रावधान रखा है? टीवी चैनल पे किसानों को देशद्रोही कहना ठीक नहीं है। आप लोग बिल्कुल गलत पोस्टर कर रहे हैं। ये कोई बात नहीं। तो किसान नहीं मरे क्या? ये किसान जो है गद्दार नहीं है। हमारे देश का जो है ना किसान हमेशा देश के लिए मरता जीता है। और आप अपने हकों के लिए मरेगा। किसानों के ऊपर जो है देशद्रोही का आरोप न लगाइए। सिटी रोड पे बढ़ाया रखा है वो आपके नेताओं को देशद्रोही कहने का मजा आता है। आप जो है जो पंजाब में आपने कोई बजट में रखा, उनके फादर ने जो है ना कटारिया जी साथ साथ मत बोलिए आप। और आप उनको गद्दार कहते हैं। पंजाब में चुनाव है। कटारिया जी साथ साथ मत बोलिए। आप ये गद्दार किसानों को बिल्कुल गद्दार नहीं कहेंगे। पंजाब के बारे में नशा किसानों को गद्दार कहने की हिम्मत कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अच्छी बात नहीं है। एक हेड कांस्टेबल को पकड़ाने की बात करता है कैथल में और उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। नशा तस्करी में क्या हो रहा है पंजाब में? डिबेट को ले जा रहे हैं बस्ताड़ा जी। नहीं पंजाब ऐसे में नशा तस्करी आप ऐसा करेंगे तो हमें लगेगा ना कि आप बजट पढ़कर नहीं आए हैं। एक सुनील संधू जो आप जानते हो, आपको आप रैंडम कोई भी बात उठाकर बोल दे रहे हैं। देश का पेट भरता है, उनको गद्दार टीवी चैनल के ऊपर बैठ के कहने का कोई मेरी लास्ट कमेंट रेणु जी आपसे, कर्ज को लेकर जो आपने कहा उस पर बीजेपी का हर बार ही उत्तर होता है कि कर्ज हम जितना ले सकते हैं, नीति आयोग की जितनी सीमा है। एक बात अभी अभी आप रुकिए। और साथ ही आज के बजट भाषण में भी शुरुआत में आप पढ़ेंगे तमाम जानकारियां दी गई है कि हम जितना कर्ज ले सकते हैं, एक तो हम दायरे में रहकर लेते हैं, कम लेते हैं, दूसरा हमारा रिकॉर्ड अच्छा है लौटाने का, तो विकास अगर होगा और कर्ज बढ़ेगा तो ये तो कोई खामियां परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुझे लाडो लक्ष्मी योजना पे एक बार इनका जवाब। अभी रुकिए कटारिया जी और बस्ताड़ा जी, यूं ही बोलते रहेंगे आप दोनों दोनों को बोलिएगा। समय बचेगा तो लाडो लक्ष्मी बोलिएगा। पीसीआर दोनों की ऑडियो डाउन कर दीजिए। आप बोलिए रेणु साहब। कटारिया जी समय अगर बचता है तो आएंगे आपके पास। विजेंद्र रेणु जी आप बोलिए। कर्ज को लेकर जो सवाल आप उठा रहे थे उस पर भी जवाब दिया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, विकास को लेकर क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, उस पर भी कटारिया जी ने जवाब दिया है। मेरी आवाज नहीं मिल रही है क्या? ज्योति जी नहीं मिल रही है। बोलिए। 3,91,435 करोड़ का कर्ज इन्होंने बताने का काम किया बजट में। इसके पब्लिक डेप्ट है 76,250 करोड़ का। स्टेट डेवलपमेंट लोन है 56,000 करोड़ का। प्लान 230 करोड़ का। फूड प्रोक्यूरमेंट लोन 56,000 करोड़ का। यानी कि कुल मिलाकर के लगभग ये 5.5 करोड़ से 5.5 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज हरियाणा प्रदेश के ऊपर बनता है। और जिसमें से ये कहते हैं हमारी रीपे कैपेसिटी है, ये कहते हैं हमारी क्रेडिबिलिटी है, इसलिए हमें लोन होता है। तो भाई रीपे कैपेसिटी है तो ये रीपे हो क्यों नहीं रहा है? कर्ज घटना चाहिए यदि आप रीपे कर रहे हैं तो, और रीपे तो कर नहीं रहे हो, बढ़ता ही जा रहा है। आपकी जीडीपी का साइज आप देखिए, जब ये कांग्रेस छोड़ के गई थी और आज जीडीपी का साइज आपकी का क्या है, आप डिफरेंस तो देखिए। मरेंगे तो रीपे प्रति व्यक्ति इनकम क्या थी, आज प्रति व्यक्ति इनकम क्या है, आप देखिए। आप जब डिफरेंस देखेंगे तो उसमें आपको अंतर समझ में आ जाएगा। जब जनसंख्या कितनी थी, आज कितनी है राजकुमार जी? उस समय जीएसटी थी, ये क्या कर रहे हैं आप बस्ताड़ा जी, कटारिया जी? आपके पास है भाई क्या ये 1-to-1 बातचीत आप लोगों की चल रही है? ऐसे मत कीजिए ना। नहीं ऐसे नहीं मैडम जी। रेणु जी आप उस समय जीएसटी नहीं थी, अब जीएसटी नहीं। बस्ताड़ा जी आप तो ये भी कह सकते हैं कि हुडा साहब तो ये कहते हैं प्रति व्यक्ति आय भी तब नंबर 1 था हरियाणा। हालांकि बीजेपी कहती है हमने 2.5 गुना बढ़ा दी है हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय। जीडीपी क्या थी, जनसंख्या क्या थी, ये तो कांग्रेस का स्टैंड नहीं है प्रति व्यक्ति आय को लेकर। नहीं ऐसे बात नहीं हो पाएगी। कृष्ण शर्मा जी, राजकुमार कटारिया जी, नहीं ऐसे बात नहीं हो पाएगी। आप लोग दूसरों को भी सुना कीजिए ना थोड़ा। रेणु साहब आप बोलिए। आपका टाइम आएगा सारी बातें कहना। घोषणाओं की बात है, ज्योति जी घोषणाएं कर दी इन्होंने घोषणा की थी 8 साल पहले करनाल में फार्मा पार्क बनाएंगे। इन्होंने 2022-23 में घोषणा की थी झज्जर में मछली मंडी बनाएंगे, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, भिवानी सोनीपत में 3 नए महिला कॉलेज बनाएंगे और फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला में महिला हॉस्टल बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। क्या कोई काम हुआ है? क्या कोई काम किया गया है? ये घोषणाएं करते हैं, घोषणाएं लागू नहीं करते हैं। और तो और पिछले बजट में आपने राजकुमार जी 5,000 करोड़ रुपए लाडो लक्ष्मी योजना के लिए
अलॉट करने का काम किया था, जिसमें से मात्र 637 करोड़ रुपए ही महिलाओं को दिए गए। आप तो महिलाओं को भी का पैसा भी खा गए भाई, 637 सिर्फ 5,000 करोड़ में से। अब कह रहे हो आपने 6500 करोड़ रुपए अलॉटमेंट कर दिया महिला लाडो लक्ष्मी, लेकिन योजना साहब, लागू करेंगे आप इतने सालों से राजनीति देख रहे हैं, जो अनुमानित बजट रख दिया गया पूरा खर्च होगा या उतना ही खर्च होगा, ये कोई नियम है? उससे ज्यादा भी हो सकता है। संशोधित बजट भी आप जानते हैं, और सरकार जब कोई नियम लगा रही है, शर्तें लगा रही किसी योजना को लेकर, सीमा निर्धारित कर रही है, तो हो सकता है कम ही बजट में काम चले, या बजट की जरूरत हो तो ज्यादा भी किया जा सकता है। सीएम साहब तो कह रहे हैं ये पिछली बार वाला 98% बजट खर्च हो जाएगा मार्च तक, और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है जो दावा उनकी ओर से किया गया। अजय कटारिया जी, हुड्डा साहब को हम सुन रहे थे, या तो आप लोग बात करते हैं 2014 से पहले की, या बात करते हैं 2047 की, बीच की आप लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। ये भी विपक्ष बार बार आप लोगों पर निशाना साधता है। मैं एक बार छोटी सी बात का, पहले रेड्डी जी की बात का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि कहाँ है मेडिकल कॉलेज जो बने थे, कहाँ है गर्ल्स कॉलेज। सोनीपत का गर्ल्स कॉलेज देखना है तो आ जाइए, सेक्टर 12 में आपको दिखा देते हैं, पिछले 1 साल से चला हुआ है। ठीक है, हमने घोषणा करी थी, बनाया। 3 मेडिकल कॉलेज अंडर कंस्ट्रक्शन है और जल्दी शुरू होने वाले हैं, और ये कमिटमेंट है कि प्रत्येक, एक मिनट रेड्डी जी बीच में ना बोलिएगा, प्रत्येक जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज हो, ये सपना हरियाणा की सरकार ने देखा है, और उसको 100% अब की बार भी इसे बात कहा गई है। 3 बनने लग रहे हैं, और हर जिले में अभी 3 जब बन जाएंगे तो ये 17 जिले कवर हो जाएंगे, बाकी जिलों में भी बन जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात बताई आपने सड़कों की, भूपेंद्र हुड्डा जी ने, एक मिनट रेड्डी जी, मैं इनकी बात का जवाब दे दूं फिर आप बोलिएगा। ज्योति जी, आपने बताया हुड्डा साहब के बारे में कि भाई उन्होंने अपने वक्तव्य में क्या कहा। हुड्डा साहब ने सड़कों के बारे में कहा कि सड़कें कहां किस चीज से बनेंगी। अब उन्होंने ओपनिंग अपने उस स्टेटमेंट में कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि जो है कितना एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम बचा है, 10,000 करोड़ रुपए बचेगा, कहां से खर्च होंगे, सड़कें कहां से बनेंगी। आप जो है ये आज जिन सड़कों पे हरियाणा के अंदर जहां 5 घंटे लगते थे वहां 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, वो सड़कें जिस तरीके से बनी है उसी तरीके से इस बजट की जो अनाउंसमेंट है उन सड़कों पे चल के आप जाएंगे, चिंता ना कीजिए। क्योंकि ये देखना नहीं चाहते हैं कर्ज। आप इनकी जो सरकार चली 10 साल की, उसमें आप देखिए कि इन्होंने हर बार लिमिट को क्रॉस किया है, परमिसेबल लिमिट को। और जी कटारिया जी, समय आगे नहीं अलाउ कर रहा चर्चा के लिए। बहुत शुक्रिया, आप तीनों चर्चा में शामिल हुए, हरियाणा के बजट को लेकर बात की। सरकार तारीफ कर रही है, विपक्ष बजट को लेकर लगातार सरकार की आलोचना कर रहा है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।